और किस आर्टिकल में 30। अब तुरंत 38 देखना है कहती क्या है। 38 ये बताती है कि राज्य ये प्रयास करेगा कि जो आर्थिक संसाधन है वह एक जगह एकत्र न हो, यानी कि केवल अंबानी और अडानी ही धनी न हो, आम आदमी भी क्या हो धनी। और जब आम आदमी और बड़े लोगों का असर क्या कर दिया जाएगा बराबर, तो इसी को आपका समाजवाद कहते हैं। समाजवाद का मतलब ये हुआ कि सभी व्यक्तियों की हैसियत समाज में क्या है, समान। लेकिन ये भारत में आपका ये व्यवस्था अपनाई नहीं गई है, तो भारत में मिश्रित समाजवाद है, यानी कि राज्य का भी स्वामित्व है और प्राइवेट। नहीं तो ये केवल BSNL होता, ये वोडाफोन और एयरटेल नहीं होते अगर पूर्ण समाजवाद होता। याद रखिए प्राइवेट, लेकिन अब वो अलग बात है, वो चला जाएगा आगे। आइए देखा जाए ये सुधारात्मक या उपचारात्मक न्याय क्या है। तो फिर अरस्तु बताते हैं कि ये विधि के प्रशासन को कंट्रोल करता है, यानी कि जो रिफॉर्मेटिव जस्टिस है वह जो लॉ का एडमिनिस्ट्रेशन है या विधि का प्रशासन है उसको नियंत्रित करता है। तो तुरंत आपका यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि न्यायालय निर्णय देते हैं और निर्णय द्वारा लोगों के अधिकारों की क्या करते हैं, रक्षा। तो फिर पिछली बार यूपीजे में क्वेश्चन आ चुका है, मैं फिर बता दूं, इस पर क्वेश्चन आया है। ये जो उपचारात्मक देख रहे हैं या सुधारात्मक यानी कि रिफॉर्मेटिव आप देख रहे हैं, इस पर भी क्वेश्चन यूपीजे ने बना चुका है पिछली बार। आपका दो एंगल से इसको कोरिलेट करना है। एक अनुच्छेद आपका 142 से, अभी हम बता रहे हैं इस अनुच्छेद से हमें कोरिलेट करना है 142 आर्टिकल संविधान का, और दूसरा अभी हम पढ़ाएंगे आपको इसी जूरिस्प्रूडेंस में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस यानी कि न्याय प्रशासन। उसी में किसी अपराधी को सजा क्यों दी जाए, पनिशमेंट क्यों दिया जाए, सामान्य 5 सिद्धांत बताएंगे और पांचवा जो सिद्धांत रहेगा वह रिफॉर्मेटिव रहेगा या सुधारात्मक या उपचारात्मक। याद रखिए किसने 5 सिद्धांत बताए हैं, सामान्य, ये भी पूछा गया है। और सबसे उत्तम सिद्धांत कौन है, रिफॉर्मेटिव या सुधारात्मक। 2 एंगल से पढ़ना है भारत में। आइए पहले आपका जूरिस्प्रूडेंशियल एंगल से पढ़ा जाए, दंड क्यों दिया जाए। तो पांचों नहीं पढ़ना है, आपका जो पूछा गया था, ये पूछा गया था यूपीजे में कि दंड का सबसे उत्तम सिद्धांत कौन है। तो दंड का सबसे उत्तम सिद्धांत आपका रिफॉर्मेटिव या उपचारात्मक या सुधारात्मक दंड का सिद्धांत है। ये 2018 में आ चुका है, सतर्क रहना है। क्यों सबसे अच्छा है, तो इसका थीम जानिए पहले। इस सिद्धांत के अनुसार, माने उपचारात्मक दंड के सिद्धांत के अनुसार, अपराधी को अपराधी न मानकर एक रोगी माना जाता है। क्या माना जाता है, रोगी। जिस प्रकार कोई व्यक्ति बीमार होता है, अस्पताल में जाता है, डॉक्टर कुछ दिनों के लिए अपने अस्पताल में भर्ती करता है और जब वह व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है तो अपने घर जाकर अपना सामान्य काम काज करता है। सेम उसी प्रकार अपराधी न होकर एक रोगी है और उस रोग का इलाज जेल है। जब वह जेल में जाए तो उसको शिक्षा दी जाए, टेक्निकल शिक्षा, नैतिक शिक्षा इत्यादि। और जब वह आपका शिक्षित होकर जब वह समाज में जेल से छूट कर आएगा तो एक सभ्य मानव की तरह अपना जीवन व्यतीत करेगा। अर्थात मूल अधिकार, मानवाधिकार, जेल सुधार, पैरोल,
परिवीक्षा, फरलों की छुट्टी, ये जितने सुधारात्मक आपके नियम हैं, ये सभी इसी सिद्धांत की देन है। तो वर्तमान में कौन सा सिद्धांत सबसे अच्छा माना जाता है? दंड का, सुधारात्मक, ये याद रखना, ये यूपीजे। दूसरा आपका उपचारात्मक याचिका पढ़नी है, या आपका इंग्लिश में कहते हैं क्यूरेटिव पिटीशन। इसको देखिए 3-4 नाम दिया जाता है। बिहार ने बनाया दोषहारी याचिका, यूपी ने बना दिया आरोग्यकारी याचिका, लेकिन 2 और नाम याद रखिएगा। कौन कौन? उपचारात्मक याचिका और दूसरा कौन? तो सुधारात्मक याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा एक लाइन में, अशोक रूपा हुर्रा के केस में, यदि हमारे निर्णय से अन्याय हो रहा है तो हम अपने निर्णय पर तीसरी बार पुनर्विचार कर सकते हैं। चौथी बार, तीसरी बार, और अपना निर्णय चाहे तो तीसरी बार में भी उलट सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर आप जब भी अरस्तु को पढ़िए, उपचारात्मक न्याय यानी कि विधि के प्रशासन को क्या करना, कंट्रोल, इसको पढ़ते समय जरूर आप कोरिलेट करेंगे। आपका दंड का सिद्धांत जो सबसे अच्छा है सुधारात्मक, और जो सुप्रीम कोर्ट ने सुधारात्मक याचिका आपका अपनाई कौन से अनुच्छेद में? 140। अगला देखिए, अभी लिखवाएंगे इसको। फिर इन्होंने कहा कि आपका विधि क्या है? तो विधि सभी प्रकार के भावावेगों से मुक्त विवेक है। यानी कि इसका मतलब कि अगर आप व्यक्तिगत भावनाओं को हटा दीजिए और अपने विवेक का किसी बिंदु पर क्या करिए, प्रयोग, तो जो विवेक से आपके निकलेगा वही क्या होगी, विधि। यानी कि जैसे कि किसानों का आंदोलन इस समय चल रहा है, तो आप न तो किसान का पक्ष लीजिए न सरकार का। ये जो भावनाएं जुड़ी हैं किसान या सरकार से, यानी कि जो परम भक्त है या अंधभक्त हैं वो सरकार का समर्थन कर रहे हैं, जो किसानों के भक्त हैं वो किसानों का। तो अरस्तु ये कहता है कि ये भावनाएं हटाइए दिमाग से, कि हम सरकार के समर्थक हैं कि किसानों के, और अपने विवेक लगाकर सोचिए, और जो आपका विवेक कहे वही क्या है, विधि। यानी कि निष्पक्ष भाव से सोचिए, और जो आपका अंतर मन से उत्पन्न हो वही क्या है, कानून। ये हम नहीं कर रहे हैं, कौन कर रहा है? अरस्तु। लिखिए इसको भाई, आपका लिखिए आगे इसको। लिखिए, विधि सभी प्रकार के भावावेगों से मुक्त विवेक। अंडरलाइन कर लीजिए, आ चुका है ये क्वेश्चन में यूपीजे में आ चुका है। अंडरलाइन करते रहे जो रिपीटेड है। विधि सभी प्रकार के भावावेगों से मुक्त, युक्त न लिख दीजिएगा, मुक्त लिखवाया जा रहा है। मुक्त विवेक है, मुक्त विवेक है। हो गया, मुक्त विवेक है। अगला लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए इनका कोटेशन। समाज द्वारा सुसंस्कृत व्यक्ति, पैराग्राफ चेंज करके लिखते रहिए। समाज द्वारा सुसंस्कृत व्यक्ति सब प्राणियों में श्रेष्ठतम होता है। समाज द्वारा सुसंस्कृत व्यक्ति सब प्राणियों में श्रेष्ठतम होता है। लेकिन जब यह माने व्यक्ति, लेकिन जब यह बिना न्याय एवं विधि के, लेकिन जब यह बिना न्याय एवं विधि के जीवन व्यतीत करता है, जीवन व्यतीत करता है, तब यह सबसे भयंकर हो जाता है।
जीवन व्यतीत करता है तब यह सबसे भयंकर हो जाता है। यानी कि इससे भयंकर शेर और भालू और हाथी नहीं, जितना मानव हो जाएगा, क्या नहीं रहेगा। यानी कि समाज में अराजकता की स्थिति आ जाएगी और जिसकी लाठी क्या होगी उसी की भैंस। अगर विधि और न्याय न रहे तब बताया जा रहा है। अगला लिखते हैं इनका कोटेशन भाई। इन्होंने साम्या के बारे में यह बताया कि इक्विटी के बारे में इन्होंने साम्या के बारे में यह बताया कि यह विधि में सुधार करती है। यह विधि में सुधार करती है। लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके ये अंडरलाइन कर लीजिएगा। इन्होंने वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत बताया। इन्होंने वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत बताया। ये अंडरलाइन कर दीजिएगा, बताया। तथा डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कहा जाता है। तथा वितरणात्मक न्याय एवं उपचारात्मक न्याय। तथा वितरणात्मक न्याय एवं उपचारात्मक रिफॉर्मेटिव उपचारात्मक न्याय में अंतर बताया। में अंतर बताया। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। वितरणात्मक न्याय का अर्थ होता है, एक लाइन अर्थ दोनों का लिखवा है। वितरणात्मक न्याय का अर्थ होता है वस्तुओं का समाज में व्यक्ति की हैसियत के अनुसार बंटवारा करना। वस्तुओं का समाज में व्यक्ति की हैसियत के अनुसार बंटवारा करना। जबकि सुधारात्मक न्याय का कार्य होता है विधि के प्रशासन को नियंत्रित करना। विधि के प्रशासन को नियंत्रित करना यानी कंट्रोल करना। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे मैं अभी। भारत में वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। भारत में वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत शुद्ध रूप से अनुच्छेद 38 में समाहित है। 38 आर्टिकल 38 में समाहित है। अनुच्छेद 38 में समाहित है। इतना में आ जाना चाहिए। अगला देखा जाए आपका, लिखिए स्टोइक विचारधारा। यहाँ से भी क्वेश्चन बना है। अभी यूनान ही चल रहा है, याद कर लीजिए। अभी आपका यूनान में ही भी। अब देखिए स्टोइक विचारधारा, क्वेश्चन ये बना है कि स्टोइक विचारधारा किस विद्यालय से संबंधित है। यूपीजे में तो आपका जब 4 ऑप्शन देगा, प्राकृतिक,
विश्लेषणात्मक, ऐतिहासिक, समाजशास्त्री। तो स्टोइक विचारधारा किससे रिलेटेड है? प्राकृतिक। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि स्टोइक विचारधारा कहाँ जन्म ली? तो यूनान में। भाई जो पुराने नोट्स में भाई गलती है, जो लोग पुराना नोट्स एक दो लोग पाए हैं वहाँ रोम लिखा है, उसको सुधारना। एक दो जगह पुराने नोट्स में गलती हो सकती है, मैंने जो लोग पुराने नोट्स लिए हैं कम, इसीलिए कम लोग को दिया गया, नया लिखवाया जा रहा है। पुराना नोट्स नहीं दिया गया, थोड़ा कमी थी, उसको क्या किया जाएगा इस बार पूरा। तो फिर एक बार देखिए ये क्वेश्चन स्टोइक विचारधारा कहाँ जन्म ली? तो आपका जवाब रहेगा यूनान। तीसरा क्वेश्चन स्टोइक विचारधारा के जनक कौन थे? ये पूछ सकता है जेनो। जेनो याद रखना, कौन थे जनक? जेनो। अब स्टोइक विचारधारा वाले कहते क्या है? बस एक लाइन आपका कह सकते हैं कि इन्होंने अपने अध्ययन का केंद्र बिंदु नेचर को बनाया, प्रकृति को। और बस एक लाइन इनका कोटेशन है कि स्टोइक विचारधारा ये मानती है कि कुछ प्रकृति के ऐसे नियम हैं जो आपका मनुष्य के भी प्रति, प्राणियों के भी प्रति, यानी कि सभी के प्रति समान रूप से लागू होते हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि प्राकृतिक विचारधारा समता में विश्वास करती है और सबके लिए कानून एक जैसा है। यानी कि प्रकृति ने आपका प्रकाश बनाया, ऑक्सीजन बनाया, आपका पानी बनाया, ये सबके लिए बनाया, न कि केवल मनुष्य के लिए। ये कौन विचारधारा वाले कहते हैं? प्राकृतिक। और स्टोइक विचारधारा का बस एक लाइन, कुछ नियम ऐसे हैं जो सभी के लिए क्या है? समान है, चाहे वो मनुष्य हो या चाहे वो जानवर, उससे या पशु पक्षी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। यानी कि शुरुआती दौर में प्रकृति को लेकर चला जाता था और ये माना जाता था कि सभी नियम सबके लिए हैं, जानवर से लेकर किसके लिए? आपका मनुष्य के लिए। इसीलिए एक लाइन और एक्स्ट्रा बता दें, इसीलिए जब आप शुरुआती दौर में देखेंगे तो जो कानून सबके लिए समान था, तो अगर कोई जानवर भी अपराध करता था या कोई निर्जीव वस्तु भी अपराध करती थी तो उसको भी दंडित किया जाता था। क्यों? क्योंकि ये माना जाता था कि प्रकृति सबके लिए समान है और सबको क्या किया जाना चाहिए? दंडित। देखिए एक दो उदाहरण इस पर बताया जाए समानता पर। आपका इंग्लैंड में ट्रेन चल रही थी, मैंने ट्रेन के आविष्कार के बाद की ये घटना है, और ट्रेन के पटरी का एक पत्थर उछला और बगल के व्यक्ति को लग गया। वह व्यक्ति जाकर पत्थर के खिलाफ FIR किया और बाकायदा पुलिस ने पत्थर को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके कहाँ डाल दिया? जेल में। अब आप कहेंगे कि अब आप हंसेंगे, लेकिन ये आपका ज्यादा दिन नहीं हुआ, आपका 200-300 साल पहले की ही घटना है। बहुत दिन नहीं हुआ कि आपका, यानी कि अब तो बदल गया है भाई। अगला देखिए आपका, एक कुत्ता कई लोगों को काट चुका था बेकायदे, चूंकि प्रकृति के नियम सबके लिए समान है, चाहे आदमी काट दे या क्या काट दे, डाक काट दे, सबको दंड दिया जाए। तो एक कुत्ता कई लोगों को काट चुका था तो उसको बेकायदा पुलिस ने पकड़ कर न्यायालय काजी साहब के पास लाया गया, मैंने जज साहब के पास, काजी कहा जाता है, जज साहब के पास लाया गया। उसका बेकायदा ट्रायल चला और जब जज साहब के यहाँ लाया गया तो जज साहब पर ही लगा कि उन्हीं को काट लेगा, तो दूर भगाओ और मृत्यु दंड दिया गया कुत्ते को। तो कुत्ते की पूंछ से प्रेम ज्यादा होती है, तो ये हुआ कि पहले पूंछ काटिए और चिल्लाएगा जितना कुत्ता, इसका मतलब कि वह अपना अपराध क्या कर रहा है? स्वीकार। पहले पूंछ काट दिए, चिल्लाएगा 2-4 बार, फिर पैर काट दीजिए, फिर कान काट दीजिए, और जितना चिल्लाए इसका मतलब कि प्रायश्चित कर रहा है
और अपने अपराध को क्या कर रहा है, और अंत में उसका सिर क्या किया जाए, अलग। तो ये आपका ये बताया जा रहा है कुल मिलाकर इस शुरुआती दौर में जितने भी कानून थे, चाहे निर्जीव वस्तु हो, चाहे सजीव हो, चाहे मानव हो, सबके लिए क्या थे। और ये माना जाता था कि प्रकृति ने सबको बनाया है, अतः सब कानून के समान बराबर हैं। कोई भी अपराध करेगा तो चाहे पत्थर हो, चाहे कुत्ता हो या मानव हो, दंड का क्या होगा। लेकिन हल्का सा भाई आगे बढ़ लिया जाए, क्लाइंट को की कंसेप्ट बनाना है। लेकिन आपका धीरे धीरे समाज का विकास होता है और आपका एक मैक्सिम आ जाती है, एक्टस नॉन फैसिट रियम नाइसी मेंसिट रियम, यानी कि मात्र कार्य किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बनाता जब तक कि उसका मन या इरादा या आशय या दुराशय या मन की स्थिति या दुर्भावना, 5-6 शब्द एक ही मतलब है, एक ही मतलब है इसका, ये नहीं कि अलग अलग कर लीजिएगा। जब तक कि उसका इंटेंशन या इच्छा या मन उस कार्य को करने का न, चूंकि पशुओं में आशय ही नहीं होता, आपका पत्थर में आशय नहीं होता, अतः पशु पक्षी और निर्जीव वस्तुओं को दंड से कहाँ कर दिया गया, बाहर। और केवल किसको दंडित किया जाने लगा, मानव। फिर मानव में भी कुछ लोगों को छूट मिल गई, बच्चा था, पागल था, 2 बूंद वाला था, यानी कि भूल हो गई तो आगे बताया जाएगा, वो तो अलग बात है। तो स्टोइक बिजली के भाई स्टोइक विचारधारा तो बता ही दिया कि अब कितना बताया जाए, लेकिन इसको पूछा गया है कि स्टोइक विचारधारा का जन्म लिखिए यूनान में हुआ, ग्रीस। ये पूछा जा चुका, अंडरलाइन कर लीजिएगा, यूनान में हुआ। इस विचारधारा के पिता या जनक यानी कि फादर, अंडरलाइन कर लीजिएगा, इस विचारधारा के पिता जेनो थे। जेनो भाई, इस विचारधारा के पिता जेनो थे। सन लिख लीजिए, 300 ईसा पूर्व से लेकर 260 ईसा पूर्व तक इन लोगों का सन था। लगभग 300 ईसा पूर्व, अभी हम ईस्वी में नहीं आए, ईसा पूर्व में ही चल रहा है। 300 ईसा पूर्व से 360 ईसा पूर्व, 260 ईसा पूर्व। लिखिए, आपका पैराग्राफ चेंज करके लिखिए एक लाइन। इनका मानना था कि कुछ नियम ऐसे होते हैं जो प्रकृति तथा मनुष्य एवं जीव पर समान रूप से लागू होते हैं। जो प्रकृति तथा मनुष्य एवं जीव पर समान रूप से लागू होते हैं, माने सब पर समान रूप से लागू होते हैं। मानव अपनी बुद्धि के आधार पर ऐसे नियमों का निर्माण कर सकता है। मानव अपनी बुद्धि के आधार पर ऐसे नियमों का निर्माण कर सकता है। ये स्टोइक विचारधारा वाले बताते हैं। क्वेश्चन आ चुका है, अंडरलाइन करिए। अब हेडिंग डालिए रोम।
प्राचीन काल हम चल रहे हैं, इसमें रोम के बीज शास्त्री, ये जितने थे ऊपर वाले कहाँ के थे? यूनान। प्राकृतिक विचारधारा कहाँ जन्म ली? यूनान, यानी कि ग्रीस में। लिखिए आगे भाई रोम। रोम में केवल एक विद्वान आएंगे, लिखिए सिसरो। इनका भी कोटेशन यूपीजे में बन चुका है। सिसरो, पहला क्वेश्चन ये बना है कि सिसरो आपका, लिख लीजिए भाई, 106 ईसा पूर्व से 43 ईसा पूर्व, काल इनका लिखिए। 106 ईसा पूर्व से 43 ईसा पूर्व, यानी कि 106 ईसा पूर्व से 43 ईसा पूर्व। देखिए इनके बारे में 2-3 लाइनें केवल। ये कहाँ, पहला क्वेश्चन ये बनता है कि सिसरो किस विचारधारा से संबंधित है? तो नेचुरल स्कूल, यानी कि नैसर्गिक या प्राकृतिक। दूसरा क्वेश्चन बनता है ये कहाँ के थे? रोम के। तीसरा, एक अधिवक्ता भी थे और दार्शनिक भी थे। जैसे कि कई अधिवक्ता होते हैं जो वकालत का भी काम करते हैं और आपका दार्शनिक भी होते हैं, यानी कि आपका कह सकते हैं कुंडली देख लेना, आँख देखकर भविष्य बता देना। कई दार्शनिक भी होते हैं अधिवक्ता। जाइए आपका कचहरी में तो कई अधिवक्ता यही काम करते हैं और ज्योतिषी का काम करते हैं और आँख देखकर बता देंगे कि तुम अपराधी हो या न हो। और बहुत लोग विश्वास भी करते हैं, इसमें भी शक नहीं है। भाई अलग बात है, विश्वास करिए न करिए, हमारे माने इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सतर्कता से विश्वास करिए, ये नहीं कि धोखा हो जाए, ये भी सतर्क रहना है। क्योंकि ज्यादा बाबा क्या है? धोखेबाज। बाबा समझ रहे ना? ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाए ना, बातें समझ में आए न आए, क्या बात न आए तो भाई नए लोगों को बताया जा रहा है कि आप एक बार इशारा करिए, बाबा का वर्णन कर दिया जाएगा। बाबा कई प्रकार के होते हैं। देखिए आगे भाई आपका इनका जो कोटेशन जे में पूछा गया है वह मैं परिभाषा में भी लिखवा चुका हूँ। और आपका वेदशास्त्र इन्होंने परिभाषा दी थी और वह परिभाषा ये दी थी, पूछा गया यूपीजे में कि वेद शास्त्र विधि के, आपका कह सकते हैं कि वेद शास्त्र विधि का दार्शनिक पक्ष है। ये परिभाषा, ये कोटेशन आया था कि जो जुरिस्प्रूडेंस है, विधि शास्त्र है, ये विधि का दार्शनिक पक्ष है। किसने कहा? 4 विद्वानों का नाम दिया था। तो आपका क्या जवाब रहेगा? सिसरो। इसके बाद इन्होंने विधि को 3 वर्गों में बांटा और आपका ईश्वरीय विधि, प्राकृतिक विधि दूसरा, और तीसरा मानव द्वारा निर्मित विधि। और इन्होंने ये कहा कि मानव जो भी कानून बनाए प्रकृति के नियमों का पालन करे कि उल्लंघन करे, पालन करे, यानी कि प्राकृतिक जो नियम है, समता का अधिकार इत्यादि जो आपके नियम है, उसका मानव उल्लंघन न करे। और भारत में भी आर्टिकल 14 में आपका प्रकृति के इस नियम को क्या किया गया है? समान, यानी कि मानव कानून बनाए लेकिन प्रकृति के नियमों का वायलेशन न करे। और ये भी सही बात है कि जब जब मानव ने प्रकृति के नियमों का वायलेशन किया है, तमाम मानव काल के गाल में समा गए हैं। जैसे कि कोरोना काल में इस माने जानवर का डीएनए इसमें मिलाया जाए तो आप देख रहे हैं कोरोना उत्पन्न हो गया और आपका तमाम रोग भी उत्पन्न हुए। कभी प्रकृति अपना बैलेंस बनाती है, ये समझिए, मानव के बस में नहीं है सब कुछ। प्रकृति क्या करेगी? जैसे ही आपका कभी महामारी आ जाएगी, कभी भूकंप आकर लाखों लोग मरेंगे, तो कभी कोरोना जैसे रोग ही आ जाएगा, तो कभी इतना बाढ़ आ जाएगी कि कई हजार लोग, लाखों लोग क्या होंगे? बढ़ जाएंगे। तो प्रकृति अपना बैलेंस जरूर बनाती है, इसमें कोई शक नहीं है। अब किस रूप में वो दंडित करेगी वो अलग बात है।
लिखिए भाई इनका, लिखिए ये रोम के सिसरो में लिखिए, ये रोम के अधिवक्ता तथा अधिवक्ता थे और दार्शनिक भी थे। ये रोम के अधिवक्ता तथा दार्शनिक दोनों थे, ऐसे लिख सकते हैं एक ही लाइन में, अधिवक्ता और दार्शनिक दोनों थे। इन्होंने विधिशास्त्र को परिभाषित करते हुए, अंडरलाइन कर लीजिएगा, इन्होंने विधिशास्त्र को परिभाषित करते हुए यह कहा कि विधि शास्त्र विधि का दार्शनिक पक्ष है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, विधि शास्त्र विधि का दार्शनिक पक्ष है, विधि शास्त्र विधि का दार्शनिक पक्ष है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इन्होंने यह कहा कि, पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा, इन्होंने यह कहा कि विधि प्रकृति से संगत, विधि प्रकृति से संगत उचित विवेक या सार्वभौम अपरिवर्तनीय, वाइब्रेट कर लीजिए भाई मोबाइल, या सार्वभौम अपरिवर्तनीय तथा शाश्वत है, परपेचुअल, हमेशा चलने वाली, तथा शाश्वत है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, इन्होंने विधियों को 3 भागों में बांटा, इन्होंने विधियों को 3 भागों में बांटा। फर्स्ट लिखिए डिवाइन लॉ, डिवाइन लॉ का मतलब कि ईश्वरीय विधि। फर्स्ट लिखिए दैवीय विधि या ईश्वरीय विधि या भगवान द्वारा बनाया गया कानून। दूसरा लिखिए प्राकृतिक विधि, नेचर द्वारा बनाया गया कानून, प्राकृतिक विधि। और तीसरा सामान्य विधि या मानव निर्मित विधि। तीसरा लिखिए सामान्य विधि या मानव निर्मित विधि, या मानव निर्मित विधि, यानी जो मानव बनाता है। एक लाइन और लिख के पैराग्राफ चेंज करते हैं, पैराग्राफ चेंज करते लिखिए, मानव द्वारा बनाई गई विधि प्रकृति के अनुरूप होनी चाहिए। मानव द्वारा बनाई गई विधि प्रकृति के अनुरूप होनी चाहिए। अब आइए, यूनान निपट गया प्राचीन काल में। दूसरा आपका रोम में सिसरो मुख्य रूप से थे, इनका हो गया। अब भारत आ जाइए, लिखिए भारत में, भारत हेडिंग डाल लीजिए, प्राचीन भारत में प्राकृतिक विचारधारा, यानी कि भारत देखा जाए, भारत में क्या स्थिति थी। ये प्राचीन काल चल रहा था पहला। जहाँ तक भारत की बात है, भारत में भी आपका प्राचीन काल में अगर हम देखें तो आपका जो ईश्वर द्वारा बनाया गया कानून था, उसी कानून के अनुसार शासन चलाया जाता। ये माना जाता था कि न तो राजा बड़े हैं, न प्रजा बड़ी है, न रानी बड़ी है, बल्कि सबसे बड़ा क्या है, कानून। राजा भी
कानून के अधीन है और कानून का पालन करने के लिए क्या है, ये माना जाता था। तो जो वेद हुआ, पुराण हुआ, स्मृति हुआ, ये सब माना जाता है कि आपका प्राचीन विचारधारा में भारत में, यानी कि कुल मिलाकर एक लाइन कहा जाए तो प्राचीन काल में विधि के बारे में ये माना जाता था कि विधि ईश्वर ने बनाया है, सबके लिए कानून समान है और राजा चाहे रंक हो, सब एक ही कानून से शासित होते हैं और राजा भी कानून से ऊपर नहीं है। सबसे ऊपर कौन है, कानून। तो डायसी महोदय जो रूल आप ला दिए यही तो कर रहे हैं कि विधि की सर्वोच्चता, यानी कि विधि क्या होती है, सर्वोच्च, और विधि के सब नीचे हैं। तो लिख लीजिए एक लाइन, बहुत ज्यादा भारत में नहीं जाना है, क्योंकि प्राचीन भारत में यह माना जाता था कि विधि का निर्माण ईश्वर ने किया है। प्राचीन भारत में यह माना जाता था कि विधि का निर्माण ईश्वर ने किया है तथा विधि के समक्ष सब समान है, तथा विधि के समक्ष सब समान है। यानी कि पहला आपका जो हम 5 भागों में प्राकृतिक विचारधारा को बांटे थे, आपका पहला समाप्त हुआ प्राचीन का। अब दूसरा देखिए भाई, हेडिंग डालिए, दूसरा डार्क एज या अर्धयुग। ये देखिए जो 5 शुरुआती दौर में लिखवाए गए थे कि 5 काल खंडों में हम बताएंगे। तो पहला अभी कौन समाप्त हुआ, प्राचीन। दूसरा काल खंड कौन है, तो डार्क एज या अंधयुग। देखिए जहाँ तक अंधयुग की बात है, अंधयुग में प्राकृतिक जो प्रकृति के नियम थे या जो प्राकृतिक विचारधारा वालों का कानून था, उसे आपका शुद्ध पड़ गया। डार्क एज का मतलब कि कोमा में चला गया, यानी कि जिस प्रकार व्यक्ति सही है और कोमा में चला गया, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कोमा में जाने के बाद मर ही जाए। कई लोग कोमा में जाने के बाद, होश हवास छोड़ने के बाद भी क्या होते हैं, कोमा से बाहर आते हैं और फिर से अपना सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। तो सेम उसी प्रकार प्राकृतिक विधि भी है। आपका प्राचीन काल में शुरुआत हुआ, फिर अंधयुग में कोमा में चली गई, लेकिन ये है कि फिर से उत्पन्न हुई। तो आपका कोमा में चला जाना माने सुसुप्त पड़ गया, विद्वान कम थे और इसको मान्यता कम थी, इसका मतलब ये हुआ। तो आपका लेकिन यही क्वेश्चन बनता है, ध्यान समझिए कि अंधयुग में कौन से विधि शास्त्री थे जो प्राकृतिक विधि को बनाए हुए थे। उन 3 विधि शास्त्रियों का नाम याद रखना है, ये क्वेश्चन यूपीजे में आ चुका है। ग्रेगोरी, एम्ब्रोस और संत अगस्टाइन। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन से, संत अगस्टाइन। फिर एक बार समझिए, एक क्वेश्चन आ चुका है। एक और मॉडल बना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान डार्क एज प्राकृतिक विचारधारा के डार्क एज से संबंधित नहीं है। तो भाई अंधयुग से 3 विद्वान रट कर जाना है, फिर मैं बता दूं कौन कौन। ग्रेगोरी, दूसरा एम्ब्रोस और तीसरा संत अगस्टाइन। सबसे इसमें महत्वपूर्ण कौन थे, तो संत अगस्टाइन थे। और इनके बारे में पूछा जा चुका है कि आपका कह सकते हैं कि प्राचीन काल के सूर्यास्त और मध्यकाल के सूर्योदय के बीच की कड़ी किसे माना जाता है, तो संत अगस्टाइन को।
यानी कि मध्य का अब प्राचीन काल का धीरे धीरे अंत होगा और फिर से जो प्राकृतिक विधि कोमा में चली गई थी वो फिर से क्या होगी, उत्पन्न होगी। तो इस बीच में जो समय बीता इसमें 3 विद्वानों ने प्राकृतिक विधि को बनाए रखा, यानी कि पूरी तरह प्राकृतिक विधि मरी नहीं। 3 विद्वान याद रखे। और सबसे महत्वपूर्ण कौन है, संत अगस्टाइन। इनके बारे में पूछा जाता है, 2-3 प्रकार का क्वेश्चन आता है। देखिए इनके बारे में एक तो ये पूछा जाता है कि यदि राजधानियों से न्याय निकाल दिया जाए तो वह डकैतियों के अलावा कुछ नहीं होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि संत अगस्टाइन ये कहते हैं कि अगर समाज से जस्टिस को क्या किया जाए बाहर, तो आपका वह जैसे डकैत आते हैं क्या करते हैं, इसको समझिए। जिस प्रकार से अब आप देख सकते हैं, तमाम उदाहरण देख सकते हैं और आपका कह सकते हैं कि बगदादी का भी उदाहरण देख सकते हैं, इराकी इत्यादि जगह कि वहाँ कोई शासन नहीं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी लाठी उसकी भाई, यानी कि बंदूक के बल पर किसी का दुराचार करिए, किसी को अपनी पत्नी बना लीजिए, जब मन करे तब किसी को क्या करिए, हत्या कर दीजिए, कोई न्याय नहीं। तो ऐसी दशा में संत अगस्टाइन कहते हैं कि अगर समाज से क्या निकाल दिया जाए, जस्टिस, तो अव्यवस्था फैलेगी। और जिस प्रकार डकैत आते हैं हथियार दिखाकर किसी को क्या करते हैं, लूट लेते हैं, उसी प्रकार समाज का एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, जो बलशाली रहेगा वह दूसरे व्यक्ति को क्या करेगा, प्रताड़ित करेगा और उसके अधिकारों का हनन करेगा। अतः समाज में विधि व्यवस्था बनी रहे, शांति बनी रहे, इसके लिए आवश्यक है विधि का होना। यानी कि इसका मतलब हुआ कि कानून के डर के कारण ही लोग कह सकते हैं कि अपना आचरण अच्छा रखते हैं। अगर कानून का डर न हो तो क्या लोग ये डकैती, जो डकैत होते हैं इनके अलावा समाज कुछ नहीं रहेगा। यानी कि जहाँ जो पाएगा जिसको क्या करेगा, डकैती करेगा, लूटेगा। लेकिन ये कब होगा, जब कोई विधि और न्याय न हो। इसीलिए जरूरी है कि कानून हो और कानून में कठोर सजा का क्या हो, प्रावधान, ताकि जो ये चोर उचक्के इत्यादि हैं कानून से डरें। और भारत में यही नहीं हो रहा है। यही हो जाता तो किसी का न पर्स छिनता, न चोरी होती, न मर्डर होता। यानी कि जो कानून का भय होता है, ये भय आपका क्या हुआ है, लोगों में ज़्यादातर निकल गया है। इसीलिए अपराध बढ़ रहे हैं। भय, और कहावत भी कही जाती है कि भय बिना प्रीति नहीं होती। यानी कि बिना भय के, अब आपको भय न रहे तो आप क्या पढ़ेंगे। अगर आपको भय न रहे कि हम एग्जाम में फेल हो जाएंगे तो कौन पढ़ेगा, जाकर चादर तान कर ठंडी में क्या करेंगे, सो जाएंगे, भोजन बिस्तर पर चाहिए। लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि भय है कि नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, जो ये एग्जाम है निकलेगा कि नहीं, नहीं निकलेगा। देखिए इसीलिए ठंडी में सुबह सुबह आ रहे हैं, भय के कारण। यानी कि आगे देखिए इसको युग में एक और आपका बता दिया जाए, तब देख दिया जाए। संत देखिए, संत अगस्टाइन ने 2 महत्वपूर्ण किताबें लिखी। इनका हो जाए तब आपका, एक स्वतंत्र इच्छा और दूसरा ईश्वर का शहर। यानी कि 2 किताबें इन्होंने लिखवा जाए, पहले समझिए। संत अगस्टाइन ने 2 किताबें लिखी, कौन कौन है, एक स्वतंत्र इच्छा और दूसरा ईश्वर का शहर। इन्होंने ये कहा कि विधि का उद्देश्य क्या होता है, तो न्याय स्थापित करना। अब न्याय क्या है ये बताया जाएगा न्याय प्रशासन के चैप्टर में डिटेल कोटेशन से। और आपका जो मानव जो भी कानून निर्मित करे वह प्रकृति के नियमों के विपरीत हो कि अनुरूप हो, अनुरूप। ये भी इन्होंने। अब अंतिम आपका जो है यही पूछा जाता है नेट में, प्राकृतिक विचारधारा के किस विद्वान को आपका
कह सकते हैं कि शास्त्रीय प्राचीनता के सूर्यास्त और मध्यकाल के सूर्योदय के बीच की कड़ी माना जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्राचीन काल क्या हो रहा था, समाप्त, और मध्यकाल या मिडिल एज अब क्या होगा, शुरू। तो इस बीच में अंधयुग था। तो इस बीच में कौन सा मुख्य विद्वान था जो प्राकृतिक विचारधारा को बनाए रखा, संत अगस्त्य। तो जैसे ही प्राचीन काल की सूर्यास्तता आ जाए और मध्यकाल का क्या दे और प्राकृतिक विचारधारा में, तो भाई फिर एक बार बता दिया जाए क्या मानना है, संत अगस्त्य। बहुत पूछा गया ये क्वेश्चन आपका, यानी कि इसका मतलब देखिए, इसका लास्ट में एक उदाहरण, जैसे कि आपका क्यों कहा गया, जैसे कि आपका सूर्यास्त होता है और सूर्योदय के बीच, उसको क्या बोलते हैं भाई, कोई सुबह बोलते हैं लेकिन कोई बेला बोलते हैं ना, नहीं नहीं, ये सूर्यास्त और सूर्योदय, यानी कि जब सूर्यास्त हो रहा है, देखिए आपका सही होता है, जब सायं हो गया और रात हो गई, और रात के बाद क्या होना है, सूर्य। तो हाँ, ये जो बेला माने ये जो है आपका समय, यानी कि अब सूर्यास्त हो गया है और क्या होने वाला है, सूर्योदय। तो इस बीच की कड़ी माने जाते हैं कौन, संत अगस्त्य। तो सायं वाला हो गया प्राचीन और ये रात वाला हो गया आपका अर्धयुग। अब आपका फिर सूर्यास्त जन्म लेगा, यानी कि सूर्य उदय होगा तो मध्यकाल, और जैसे सूर्य अपनी चरम पर जाएगा तो पुनर्जागरण काल, यानी कि 12-1 बजे तक क्या होगा, गर्मी ज्यादा तो चरम पर जाएगा, और फिर वैसे ही धीरे धीरे बना हुआ है। तो आगे बताया जाएगा, क्योंकि 15 मिनट ब्रेक के बाद ऐसी भी चलेगी। ठंडी में भाई थोड़ा लेट चल रहा है, 15 मिनट 15 मिनट क्या किया जाए, ठंडी 10-15 मिनट लेट चल रहा है। तो सीधी चलेगी आपका, निर्णय बनाते हैं जजमेंट बनाना।